हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंचल अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे केस स्टडीज़ जो हमारी दिसंबर 2019 के कॉमर्स के पेपर में आई थी और मैनेजमेंट के पेपर में आई थी। उनको हम आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उनके क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है, किस तरीके से समझना है उनको। ओके, सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। ओके, देखो सीधा चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉमर्स के पेपर में कौन सी केस स्टडी आई थी हमारी। देखो, मार्केटिंग से रिलेटेड हमारी केस स्टडी थी और वहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उसके आगे 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो पैराग्राफ को आपको पूरा कम्प्लीटली बार बार नहीं रीड करना है। पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन नहीं है एक तरीके से। ये एक तरीके की केस स्टडी है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके आगे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो एक बार ज़रा नज़र मार लें पैराग्राफ के ऊपर, ना कि उसको डीपली आपने बार बार रीड आउट करना है, ये देखना है। अगर आपके बेसिक फंडास क्लियर हैं रिस्पेक्टेड टू मार्केटिंग, ओके, अगर आपके बेसिक फंडा क्लियर हैं तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अगर बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो आपको सिर्फ जो पैराग्राफ है उसको बस एक बार आपने जस्ट रीड आउट करना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर ज़्यादा। आपने क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहीं से ही हमारा आंसर फाइंड आउट होगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मार्केट डेफिनेशन ऑफ BPCL। तो हमें पता है कि मार्केट डेफिनेशन क्या होती है एक किसी भी कंपनी की, जहाँ पे हम उसके जो वो काम करती है, ये जो उसका काम है स्पेसिफिकली, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव वे में, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम ये शो करते हैं कि कैसे बेटर है वो दूसरे प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, उसके ऑप्शंस से हमें पता लगेगा क्या आंसर है। वी डिस्ट्रीब्यूट ऑयल प्रोडक्ट्स। तो BPCL जो है सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये मार्केटिंग करता है, रिफाइनरी करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है। वी आर द लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई कंपनी इन इंडिया। तो बिल्कुल भी लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई कंपनी है, बट जस्ट ऑयल को नहीं सप्लाई करती है। यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, LPG गैस है, सब हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा, वी सप्लाई एनर्जी। फोर्थ है, भारत ओन ओल्ड ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। वही है कि यहाँ पे रिफाइनरी भी है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से हमारे आंसर निकल करके आएंगे। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट हेयर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे जो BPCL का काम है, जो उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्केट डेफिनेशन है, वो दी हुई है यहाँ पे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑपरेट्स इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, द कंपनी ऑपरेट्स इन ए सिंगल सेगमेंट। एक सिंगल सेगमेंट है उनका, रिफाइनरी एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करता है वो, ठीक है, पेट्रोलियम सेक्टर में, ना कि सिर्फ ऑयल सेक्टर में। ऑयल से क्या मतलब समझ में आ रहा है, देखो इसीलिए कोई भी ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट नहीं थी। एक तरीके से वो एनर्जी ही सप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ऑयल तो क्या कितने तरह के ऑयल होते हैं। ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर वहाँ कोई और ऑप्शन पे बात होती तो हम उसकी तरफ जा सकते थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सी कुड डिफाइन इट्स टारगेट मार्केट एज। अब टारगेट मार्केट देखो क्या होती है, अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है तो आपके क्वेश्चन निकल करके आएंगे। एलिमिनेशन मेथड हमने लगाना है, ठीक है। पेप्सी की जो हम एक तरीके से टारगेट मार्केट कहें तो वो कौन सी मार्केट होती है, जो कंज्यूम करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को या कर सकते हैं, जहाँ पे डिमांड बन सकती है, वो होते हैं हमारे टारगेट मार्केट, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। एवरीवन who drinks carbonated soft drinks and are competitors. ऑप्शन 2, anyone who drinks liquid। अब लिक्विड तो हर कोई पीता है, तो हम इतना बड़ा सेगमेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। एवरीवन हु ड्रिंक्स नॉन मिल्क ड्रिंक्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मिल्क पीते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते हम। एनीवन हु ड्रिंक्स कंपिटिटर्स ड्रिंक, तो ये कहीं हद तक सही लग रहा है हमें। 4th और 1 में हम सोच सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और साथ में हमारे कंपिटिटर्स भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और आपका जो फंडा है, यानी आपको पता होना चाहिए कि टारगेट मार्केट क्या होती है। ओके,
देखो, पार्ट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इज नॉन टू होम इट विल अपील एंड हु विल अल्टीमेटली बाय इट। ये नहीं है कि हम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या जो भी अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं विदाउट सीइंग अपनी टारगेट मार्केट के हम करते चले जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है। दैट्स वाई बिजनेस स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू डिफाइन द मॉनिटर इट्स टारगेट मार्केट। ओके, दैट्स बिकॉज नॉट ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मेंट फॉर एवरी कंज्यूमर। ये नहीं है कि सभी हर प्रोडक्ट जो है हर कंज्यूमर के लिए। अब कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स क्या मेल्स के लिए यूजेबल है? नहीं है ना। who are generally chosen with their money, ठीक है। तो a target market refers to a group of customer to whom a company wants to sell its products and services and to whom it directs its marketing efforts, ठीक है ना। तो एक टारगेट मार्केट्स वो होती है जहाँ से हम जो कंपनी है वो चाहती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना और जहाँ पे वो अपने मार्केटिंग एफर्ट्स लगा सकती है, ठीक है। कंज्यूमर हु मेक्स अप ए टारगेट मार्केट शेयर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग जियोग्राफी, बाइंग पावर, डेमोग्राफिक्स एंड इनकम्स। तो देखा जाए तो उनके कुछ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है ना। चाहे हम जियोग्राफी से रिलेटेड देखें, बाइंग पावर से देखें, डेमोग्राफी से देखें और इनकम्स में देखें। अब कोई हाई ब्रांड है तो वो हम लो इनकम वालों के लिए नहीं हम कर सकते और वहाँ पे हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स भी लगाएंगे तो भाई उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे वो हाई ब्रांड्स ले सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी इन द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान। बिल्कुल कोई भी आपने मार्केटिंग प्लान बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है, वो कौन से जियोग्राफी से बिलोंग करती है, उसकी बाइंग पावर्स क्या हैं, उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उसकी इनकम क्या हैं, ठीक है। नॉट नोइंग हु द टारगेट मार्केट इज़ कुड कॉस्ट ए लॉट्स ऑफ मनी एंड टाइम फॉर ए मनी, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है तो आपका मनी एंड टाइम दोनों ही वेस्ट होंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कम्बिनेशन प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड मार्केट डेफिनेशन ऑफ जीरोक्स कंपनी। अब यहाँ पे जो जीरोक्स कंपनी है भाई ये मत समझ लेना कि जो फोटोकॉपी करती हैं, ठीक है। फोटोकॉपी तो देखो करने वाला जो होता है उसको इतना मार्केट डेफिनेशन प्रोडक्ट डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो यही हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। वी सेल फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी कौन बेचता है भाई, ठीक है। मार्केट डेफिनेशन वी हेल्प टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, तो ये ठीक लग रही है बट आगे देखते हैं। प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या है, वी मेक फोटो मशीन्स, ठीक है। फोटो मशीन्स कौन सी होती हैं भाई, तो बिल्कुल एक एक वर्ड को आपने क्वेश्चन की और ऑप्शंस की ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वी इम्प्रूव कॉपी सीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट डेफिनेशन ही इनकरेक्ट है। प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या, वी सेल कॉपिंग इक्विपमेंट, तो कॉपिंग इक्विपमेंट वी मेक ऑफिस मोर एफिशिएंट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट डेफिनेशन वी मेक कॉपिंग इक्विपमेंट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या वी सेल कॉपिंग इक्विपमेंट, इसलिए ये प्रोडक्ट डेफिनेशन हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। और मार्केट डेफिनेशन क्या है, वी हेल्प इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट हमारी मार्केट डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। तो बेस्ट ऑप्शन हमने चूज़ करनी है, जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये इनकरेक्ट है हमने उसको इनकरेक्ट करना है। देखो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, वी सेल कॉपिंग इक्विपमेंट्स, वी मेक ऑफिस मोर एफिशिएंट, तो कुछ ठीक लग रहा है बट वी सेल कॉपिंग इक्विपमेंट्स, तो हम सिर्फ बेचते नहीं है ना, वी मेक देम, ठीक है। ये हमारा एक प्रोडक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, ओके। प्रोडक्ट के डेफिनेशन और क्या दिया हुआ है, वी मेक फोटो मशीन, तो फोटो मशीन तो नहीं हुआ ना, फोटो कॉपी मशीन्स बना रही हैं वो, ठीक है। वी इम्प्रूव कॉपी सीड्स, ये हमारी मार्केट डेफिनेशन ही इनकरेक्ट है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आएगा, ओके। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कम्बिनेशन प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड मार्केट डेफिनेशन ऑफ ए जीरोक्स कंपनी। एक जीरोक्स कंपनी है यानी कि जो फोटोकॉपी मशीन्स बनाती हैं। आप ये ध्यान रखना जीरोक्स कंपनी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये नहीं कि वो फ़ोटोकॉपीज़ बनाती हैं, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती। मतलब आप समझते हैं कितने छोटे लेवल का काम होता है फ़ोटोकॉपीज़ करवाना, ठीक है। तो जो ये वो कंपनी है जो फ़ोटोकॉपी मशीन्स बना रही हैं, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्ट डेफिनेशन और मार्केट डेफिनेशन हमें बतानी कि करेक्ट कौन सी है। अब देखो प्रोडक्ट डेफिनेशन वो होती है जो हम काम करते हैं सिंपली वर्ड्स में वही चीज़, ठीक है। यानी कि जो एक कंपनी काम कर रही है ना वो, ठीक है।
और मार्केट डेफिनेशन क्या होती है? मार्केट डेफिनेशन होती है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताते हैं, दूसरों से बेहतर बताते हैं और अच्छा एक सब्स्टिट्यूट दिखाते हैं दूसरों की बजाय अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्रोडक्ट डेफिनेशन की, वी सेल फोटोकॉपीज। तो यहीं पे ही गलत हो जाता है कि फोटोकॉपी थोड़ा ना बेचते हैं वो, ठीक है, एक कंपनी है। प्रोडक्ट डेफिनेशन, वी मेक फोटो मशीन्स। तो फोटो मशीन्स का क्या मतलब है? तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट डेफिनेशन ठीक नहीं है। वी सेल कॉपिंग मशीन। तो कॉपिंग मशीन इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं, बेचते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, वो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें मार्केट और प्रोडक्ट दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। वी मेक कॉपिंग इक्विपमेंट, हम बनाते हैं कॉपिंग इक्विपमेंट, ठीक है ना। वी हेल्प इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी, कि आप इसको परचेज करेंगे तो आपकी ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ओके। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हेयर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मिशन स्टेटमेंट। देखो, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है हमें। जो लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बेस्ट ऑप्शन यही था हमारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मिशन स्टेटमेंट, की एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। दे फोकस ऑन ए लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। तो ये एक अच्छे करैक्टरिस्टिक्स है गुड मिशन स्टेटमेंट की, कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स पे आप फोकस करें, ये नहीं कि बहुत सारे गोल्स ले लें और एक भी पूरा ना हो। दिस स्ट्रेस द कंपनीज मेजर कम्पिटिटिव स्फेयर्स इन विच कंपनी विल ऑपरेट। बिल्कुल, हमें मेजर कम्पिटिटिव स्फेयर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए जिस पे कंपनी ऑपरेट करिए। दे हैव ए लॉन्ग टर्म व्यू। बिल्कुल, हमारा एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, ये नहीं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करें और लॉन्ग टर्म में हमारी ठप हो रही है कंपनी। तो जो हमारा मिशन है, मिशन होता ही हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ़ वर्ड्स हों, ठीक है। होने मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ वर्ड्स में अगर आप मिशन लिखते हैं तो दैट इज़ गुड, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अगर हम तीनों चीज़ें देखें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसके कंपैरिजन में ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोडक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्लू स्टार। अब ब्लू स्टार्स क्या करते हैं, एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है, कि जस्ट वही बताना है आपने जो आप काम करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट करता है, जो आपकी कंपनी करती है, दैट इज़ कॉल्ड अवर प्रोडक्ट डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस देखो, वी प्रोवाइड क्लाइमेट कंट्रोल इन होम्स एंड ऑफिसेज इज़ नॉट ए प्रोडक्ट डेफिनेशन, ओके। वी सप्लाई एयर कंडीशनर, तो सप्लाई नहीं करती है ब्लू स्टार, बनाती है उसे। वी मेक एयर कूलिंग सिस्टम, तो एयर कूलिंग सिस्टम थोड़ा ना पूरा बनाती हैं, एयर कंडीशनर्स बनाती हैं। वी मेक एयर कंडीशनर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट है, ओके। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्वेश्चंस निकल करके आएंगे। नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो है मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी मैनेजमेंट के पेपर में आई थी दिसंबर 2019 में, उसको पढ़ते हैं। देखो, पैसेज आपने रीड करना है, मैं आपको पैसेज कह रही हूँ कि रीड आपने एक बार करना है, बट ये नहीं कि आप उसको बार बार देखें, क्योंकि पैसेज के बीच में से आंसर्स नहीं निकलेंगे केस स्टडी में। आपको क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड अपना लगाना है, और आपके बेसिक फंडा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देखो, दिनेश एक यंग एग्जीक्यूटिव है, ज्वाइन करते हैं सॉफ्टटेक कंपनी 3 months बैक, coming with a brilliant academic record. He played key role to revamp the company finances and management procedure, for which he was recognized by the management. Okay, तो यहाँ तक आई गेस समझ में आया होगा कि एक यंग एग्जीक्यूटिव है, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छा काम कर रहे थे, बट नाउ हिज परफॉर्मेंस हैज़ कमिंग डाउन विद मिस्टेक फाउंड इन मोस्ट ऑफ हिज एक्शंस। तो उसके काफ़ी सारे एक्शंस में मिस्टेक्स पाई जा रही हैं। सेवरल थिंग्स ट्रांसपायर्ड अगेंस्ट हिम, काफ़ी सारी चीज़ें घटित हुई हैं उसके अगेंस्ट। His only son turned spastic and he was overlooked for promotion against a newcomer. तो देखा जाए तो वो ओवरलुक कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलुक हो रहे हैं प्रमोशन से अगेंस्ट न्यू कमर भी, ठीक है। दिस विटनेस हिम बिकमिंग लेस पॉपुलर अमंग स्टाफ, एडिंग टू दिस ए माइल्ड फ्लर्टेशन हो रही है विद फीमेल एम्प्लॉयज़ वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन।
जो और भी काम बिगाड़ रहे हैं उसका, ठीक है। दिनेश हैज़ बिकम इमोशनली एंड प्रोफेशनली डिप्रेस्ड है वो, विद मोरल भी डाउन है, एंड सीम लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बैडली। इस टाइम उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लूज़ हो चुका है। तो इस टाइम पे कौन सी अप्रोच बेहतर रहेगी, ठीक है। विच मैनेजमेंट अप्रोच शुड द HR मैनेजर डिप्लॉय फॉर दिनेश? HR अप्रोच, कॉन्टीजेंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या इंटरेक्शनलिज्म अप्रोच? देखो ऑप्शन से ही हमें पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फोर्थ, क्योंकि देखो उसका मोरल डाउन हो चुका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बैडली एक तरीके से लूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे HR अप्रोच नहीं चलेगी। HR अप्रोच देखो क्या होती है, हमारी ये सारी अप्रोचेस को हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट क्यों है। HR अप्रोच होती है एक स्ट्रेटजिक अप्रोच, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, हमें गेन मिले, वहाँ से मैक्सिमम हम उससे उनकी परफॉर्मेंस ले सकें, ठीक है। और कॉन्टीजेंसी अप्रोच क्या होती है? कॉन्टीजेंसी अप्रोच सिर्फ एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे जो भी मैनेजमेंट के हम रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, हम ये समझते हैं कि दैट इज़ फिट फॉर ऑल, समझ रहे हैं, एक यूनिवर्सल एक अप्रोच लेकर के चलते हैं कि ये जो भी हमारे मतलब हम ये नहीं समझते कि ईच ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। हम सबको सेम लेकर के सभी जो भी हमारे एक मैनेजमेंट के रूल हैं उन्हीं को फिट फॉर ऑल समझते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। अकॉर्डिंग टू कॉन्टीजेंसी थ्योरी, इफ वन साइज फिट all approach is inappropriate, as the effectiveness of HR practices is dependent on the context in which they are applied, ठीक है। contingency decision within HRM have largely been understood on the basis of external and internal fit, ठीक है। यानी कि बाहर भी ये चीज़ें फिट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी फिट है, हम ऐसा कुछ समझते हैं। external fit also termed vertical alignment requires that the HRM practices of the organization must match the organizational strategy or environmental condition faced by the organization। बट हमें क्या करना चाहिए? कॉन्टीजेंसी अप्रोच तो यही कहती है कि जो भी हम रूल्स या पॉलिसीज़ जो यूनिवर्सल हैं वही लेकर के चले, वो फिट होती हैं सब पे। बट असल में ऐसा नहीं होता है। हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए। सिस्टम जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि ऐसा नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर, अपना बिहेवियर होता है, और हमें क्या फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके का इन्वायरमेंट बाहर चल रहा है और किस तरीके का इंटरनल हमारा है, उस हिसाब से हमें रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और जो कि ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं हमारी फिट नहीं बैठती हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि जो दिनेश है उसको इस टाइम पे कैसे टैकल करना है HR मैनेजर को, ठीक है ना। तो जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है इंटरेक्शनलिज्म वाली, इज़ ए थियोटिकल परस्पेक्टिव दैट डिराइव्स सोशल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे उसे हमें क्या चाहिए, सोशल प्रोसेस होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। इंटरेक्शन होना चाहिए, जो भी कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर या उसके मोरल डाउन है उसको दूर करना है, ठीक है, कॉपरेशन देना है उसे। तो इस हिसाब से हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज HR मैनेजर विच काउंसलिंग मोड वुड यू चूज़ फॉर दिनेश? डेवलपमेंटल मोड, डिसिप्लिनरी मोड, ओपन एंडेड मोड एंड अनबाइज्ड मोड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है डेवलपमेंटल मोड, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, बट अभी हम देखेंगे कि देखो ओपन एंडेड मोड और अनबाइज्ड मोड नहीं होते हैं हमारे काउंसलिंग मोड में। अगर आप काउंसलिंग मोड को देखेंगे तो ओपन एंडेड मोड का सिर्फ ये मतलब है कि हम कुछ क्वेश्चंस पूछें जिसका वो एक डिटेल आंसर दे, और अनबाइज्ड की हमें अनबाइज्ड रहना चाहिए, ये नहीं कि हम बाइज्ड हों किसी भी चीज़ को रिलेटेड। तो यहाँ पे जो ये दोनों तो यहीं पे कट हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि काउंसलिंग मोड में ये दोनों नहीं होते हैं, जबकि पार्ट हैं वो। अगर आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं HR में तो पार्ट हैं कि हाँ हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए और अनबाइज्ड भी होना चाहिए। बट एक अगर हम लेवल देखें कि कौन सा मतलब लेवल है, तो डेवलपमेंटल मोड और डिसिप्लिनरी मोड ही होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है। और इनको अब हम आगे देखेंगे कि डेवलपमेंटल मोड में क्या होता है और डिसिप्लिनरी मोड में क्या होता है काउंसलिंग में। डेवलपमेंटल मोड में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और डिसिप्लिनरी में हमारा प्री पेनलाइजेशन होती है, ठीक है। डेवलपमेंटल में कंडक्ट बाय इमीडिएट सुपरवाइज़र होता है कि उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र कंडक्ट करेगा, उससे समझेगा। देखो दिनेश की क्या अगर हम देखें सिचुएशन इस केस स्टडी में, वो ऐसी है कि उसका मोरल डाउन है। तो जो उसका
इमीडिएट सुपरवाइज़र है वही उसको समझ सकता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट विद ए वर्बल डिस्कशन, तो वर्बल डिस्कशन होना चाहिए। एंड विद ए ड्राफ्ट प्लान ऑफ एक्शन, उसके बाद हमें एक तरीके से ड्राफ्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अब हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। फर्स्ट एक्शन स्टेप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिनरी में क्या कंडक्टेड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRM डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। डिसिप्लिनरी मोड यहाँ पे क्यों सही नहीं है काउंसलिंग का, क्योंकि वो उसको इंटरेक्शनलिज्म चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए उसके साथ। जो उसको जानता नहीं है, समझता नहीं है, वो कैसे इंटरेक्शन करेगा ना, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्री पैनलाइजेशन करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, जबकि जितना उसका सुपरवाइज़र उसको जानता है, समझता है उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। स्टार्ट विद द वार्निंग लेटर, तो उसे वार्निंग लेटर देना चाहिए। बट जबकि जब आपके एम्प्लॉय का मोराल ही डाउन है तो आप उसे एकदम से वार्निंग लेटर नहीं दे सकते हैं, तो उसको संभालेगी ना कंपनी, क्योंकि वो एक तरीके से आपके लिए कैपिटल है, ठीक है ना, आपकी एसेट है, ओके। एंड विद द ड्राफ्ट प्लान ऑफ एक्शन, ये ज़्यादा हमारे एक तरीके से इम्पॉर्टेंट नहीं रखते, बट यहीं से ही हमें पता चल रहा है कि डेवलपमेंटल मोड इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, एज HR मैनेजर विच लाइफ पोजिशन ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस वुड यू एक्सपेक्ट दिनेश टू हैव। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक HR मैनेजर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि क्या होनी चाहिए अब सिचुएशन दिनेश की। आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। अब यहाँ पे जो भी नेगेटिव है वो सब हमारे कट होंगे, क्यों, क्योंकि भाई हमें तो पॉजिटिव चीज़ ही चाहिए। एक HR मैनेजर को क्या चाहिए, मैं भी ओके और आप भी ओके, यही चाहिए ना। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है, ये इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही, ठीक है। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ये भी नहीं चलेगा, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, तो उसके माइंड में कोई कन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए ना दिनेश के माइंड में अब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, विच टाइप ऑफ प्रमोशन पॉलिसी वुड यू रिकमेंड टू सॉफ्टटेक कंपनी। अब आप क्या कहेंगे कि कौन सी प्रमोशन पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए सॉफ्टटेक कंपनी को, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी का आप कहेंगे तो क्या करियर लैडर के थ्रू वो प्रमोशन होना चाहिए, मेरिट बेस पे होना चाहिए, बिल्कुल मेरिट बेस पे होना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा उसको मिलना चाहिए, तो बी तो होगा ही, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो चीज़ पक्का होगी ना उसको देख लें, तो बी तो हो गई। बी किस किस ऑप्शन में है भाई, देखो ए में और बी में, तो ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि बी तो होना चाहिए ना। एक्रीशन ऑफ ड्यूटी, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद है डी, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए करियर लैडर के हिसाब से हमारा कभी भी प्रमोशन नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी, कि मेरिट बेस पे होना चाहिए और एक्रीशन ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, कि किस तरीके से उनकी ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं उसी के हिसाब से ही हमारे प्रमोशन होनी चाहिए। अगर मैं किसी की ड्यूटीज़ बढ़ा रही हूँ तो मुझे उसे प्रमोट भी करना होगा ना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HR मैनेजर शुड इम्पार्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्किल्स टू दिनेश। तो दिनेश को कौन कौन सी स्किल्स में मतलब हमें इम्पार्ट करना है, बढ़ानी है उसकी स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल स्किल्स उसकी अच्छी हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे हैं, काम वो अच्छे से कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, नेगोशिएशन स्किल्स, कोई झगड़ा तो हुआ नहीं उसके साथ कोई, ठीक है। पीपल स्किल्स यहाँ पे हमें बढ़ानी है, देखो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। तो आंसर निकल के आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हेयर, क्योंकि इंटरेक्शन करनी है उसके साथ, हमने उसका जो मोरल डाउन है उसको बूस्टअप करना है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया उसको हमने बूस्टअप करना है। तो यहाँ पे जो हमारी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, पीपल स्किल्स। सो मैंने दोनों ही केस स्टडीज़ आपको बता दी हैं किस तरीके से करना है उसको। आपने सिंपल सा एक मेथड है, पहले तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पैसेज को रीड आउट करना है, बट ऐसा नहीं है इन डेप्थ आप उसको अच्छे से रीड आउट करते रहें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन नहीं है ये, ठीक है। ना ही क्वेश्चन से आप जंप करेंगे अपने पैसेज के ऊपर। अब पैसेज को थोड़ा सा रीड आउट करें, देखें कि कहाँ से पैसेज है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन एंड ऑप्शंस को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और बेसिक कंसेप्ट्स लगा के एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके अगर आप करेंगे तो केस स्टडी में आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। कोई मतलब बड़ा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केस स्टडी आते ही काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं टेंशन में आ जाते हैं। तो पहले तो कूल रखना है अपने माइंड को एग्ज़ाम के टाइम पे और ध्यान से पढ़ना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही बेसिक फंडास के ऊपर हैं जो जैसे दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, बस एक पैसेज वो पहले डाल देते हैं, एक तरीके से आप ये समझे, ठीक है।
सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी. ओके, बाय बाय.